हेलो दोस्तों। मैं संदीप लॉयल आप सभी का एसएससी लॉयल क्लासेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी के बीच और आज के इस क्लास में हिस्ट्री की हम लोग जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनको करने वाले हैं हिस्ट्री से। और इसमें आप सबको बताऊं कि हिस्ट्री की हमारी 8th क्लास रहने वाली है। इससे पहले हम लोग 7 क्लासेज कर चुके हैं। अगर आप सबने वो क्लासेज नहीं देखे तो एक बार देख लीजिएगा, चैनल को विजिट कर लीजिएगा। क्लासेज में हम लोग जो हैं 2023 में टीसीएस के एसएससी का जो अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करवाए थे उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सब्जेक्ट वाइज हम लोग कर रहे हैं। और इसकी पीडीएफ विद डिटेल सॉल्यूशन जो है एसएससी लॉयल क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, आप सब ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आप सबको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ भी अवेलेबल करवाई गई है। पॉलिटी हिस्ट्री की शेयर कर दी गई है, एक दो दिन में ज्योग्राफी की भी कंप्लीट वहां पे शेयर कर दी जाएगी और इकोनॉमिक्स की भी। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं हम लोग। और आज का हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट टाइम हम लोग यहाँ 37 तक पढ़ चुके थे, 38 से क्लास को शुरू करते हैं। 1835 के अंतर्गत अंग्रेजों के शिक्षा अधिनियम के परिणाम स्वरूप डैश को डैश शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। दो इसमें ब्लैंक दिए गए हैं, अंग्रेजी प्राथमिक स्थानीय भाषा, प्राथमिक स्थानीय भाषा उच्च। तो आप सबको आया होगा ध्यान में, जब 1835 पे पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1835 में मैकाले की अनुशंसा पर जो है, इसके सिफारिश पर, मैकाले की सिफारिश पर जो है अंग्रेजी को हायर एजुकेशन का जो है, अंग्रेजी को हायर एजुकेशन का माध्यम बनाया गया था। हायर एजुकेशन जो होगी वो किस में होगी, तो अंग्रेजी भाषा में होगी। इसका मैकाले की अनुशंसा पर 1835 में। ऐसा ही शिक्षा का एक अधिनियम हम लोग पढ़ के आते हैं, जब लास्ट टाइम की क्लास में पूछा गया था कि 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित था। ये भी पेपर में आया, 1854 का वुड डिस्पैच, ये भी शिक्षा पर था, शिक्षा से संबंधित था। और इसी की अनुशंसा पर जो है 1857 में तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। पहला विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बंबई में स्थापित किया गया था। ये यहां से क्या हुआ, सबसे पहले तो अंग्रेजी, जो कि इन दो ऑप्शन में है तो ये वाले कट हो जाएंगे, और एक है हायर उच्च में। तो ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का डी सही आंसर हो जाएगा। 1835 में मैकाले की अनुशंसा पर जो है अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। तो ऑप्शन हमारा डी सही आंसर होगा। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट पे आते हैं। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में राजपूत शासक नाम सवाई राजा जयसिंह ने डैश में अपनी नई राजधानी की स्थापना करी थी। राजा जयसिंह किसके संस्थापक थे, तो ये जयपुर के संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे दोस्तों, जयपुर। कब करते हैं, तो 1727 में जयपुर की स्थापना करते हैं। राणा उदय सिंह उदयपुर की स्थापना करते हैं। राणा उदय सिंह ये किसकी स्थापना करते हैं, ये उदयपुर की स्थापना करते हैं भैया, उदयपुर की स्थापना करते हैं। तो राणा सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी के रूप में स्थापित करा। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सी सही आंसर हो जाएगा, जयपुर से। आप सब इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसके बाद तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष में करी थी। तत्वबोधिनी समाज की स्थापना जो है देवेंद्रनाथ ठाकुर या देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, इसकी स्थापना जो है 1839 में, 1839 में जो है तत्वबोधिनी समाज की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, इसकी स्थापना जो है देवेंद्रनाथ ठाकुर या देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1839 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक के शासन काल में हवेन सांग ने पल्लवों की राजधानी कांची का भ्रमण करा था। पल्लव राजवंश से संबंधित पूछा हुआ है। पल्लव राजवंश का संस्थापक अगर आप सबसे पूछे कि फाउंडर कौन हुआ था, तो बताइए क्या आंसर करेंगे। लास्ट रूलर जो है इस वंश का कौन हुआ था, अंतिम शासक इस वंश का कौन था। और इसमें सबसे फेमस जो शासक था उसका नाम क्या था, नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम। तो इसके समय में जो है ये कांची जाता है। हवेन सांग के बारे में आप सब पढ़ के आए हैं, यह हर्षवर्धन के समय में भारत आता है। कब आता है दोस्तों, तो हर्षवर्धन के समय में यह भारत आया था। कांची कब पहुंचा था, तो 642 में, 642 ईस्वी में कांची पहुंचता है ये, जो पल्लवों की राजधानी थी। पल्लव वंश का फाउंडर अगर आप सबसे पूछेगा तो क्या आंसर कर दीजिएगा, पल्लव वंश का फाउंडर कौन हुआ था, सिंह विष्णु।
सिंह विष्णु जो है ये पल्लव वंश का फाउंडर हुआ। और इस वंश का अंतिम शासक अगर आप सबसे पूछेगा तो क्या आंसर कर दीजिएगा, अपराजित वर्मन। अपराजित वर्मन जो है इस वंश का अंतिम शासक होता है। और इसी के समय में जो है नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में हर्षवर्धन के शासनकाल में जो भारत आया हवेनशांग, ये पल्लवों की राजधानी कांची की यात्रा करता है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सबको ध्यान रखना है, पल्लव वंश से संबंधित। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट पे आ जाओ फटाफट से। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेजों के द्वारा आधिकारिक कारण क्या दिया गया कि भाई हमने बंगाल का विभाजन क्यों किया है। बंगाल के विभाजन के लिए मैंने आप सबको 3 पॉइंट यहां से बताए थे, जरा हिंदी में पहले पढ़ चुके हो, एक बार इंग्लिश में देख लीजिएगा। पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था उसके आधिकारिक कारण क्या दिया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल। एक सबसे पहले आएगा कि यहाँ पे घोषणा कब होती है, अनाउंसमेंट कब हुई। दूसरा आप सबसे पूछेगा कि ये इंप्लीमेंट कब होता है, यानी बंगाल का विभाजन जो है वो प्रभावी कब हुआ या ये लागू कब होता है। तीसरा आप सबसे पूछेगा कि इसको बंद कब कर दिया गया था, या बंगाल के विभाजन को जो है रद्द कब कर दिया गया था। और पार्टीशन ऑफ बंगाल के कारण जो है स्वदेशी आंदोलन की भी शुरुआत होती है। स्वदेशी आंदोलन कारण रहा था पार्टीशन ऑफ किसका मेरे भैया, तो आंसर आएगा पार्टीशन ऑफ कांग्रेस। स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीके को लेकर ही कांग्रेस जो है 2 भागों में विभाजित होती है, नरम दल और गरम दल में। समय 1907 का रहा। चलो फटाफट से इन 3-4 क्वेश्चनों का आंसर कीजिएगा, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला, पार्टीशन ऑफ बंगाल की अनाउंसमेंट जो है वो कर्जन के द्वारा 20 जुलाई 1905 को की जाती है। 20 जुलाई 1905 को कौन करता है, तो कर्जन उस समय जो है भारत का वायसराय था। इसी के फलस्वरूप स्वदेशी आंदोलन को चलाने की घोषणा होती है कब, 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 से स्वदेशी आंदोलन कलकत्ता के टाउन हॉल में ये निर्णय लिया गया था। कलकत्ता का टाउन हॉल, ध्यान रखिएगा मेरी बात को। प्रभावी कब होता है ये, तो आंसर होगा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ और पूरे बंगाल में इसे शोक दिवस के रूप में मनाया गया। इस रूप में मनाया गया मेरे दोस्तों, तो आंसर होगा शोक दिवस के रूप में जो है इसे मनाया गया। 16 अक्टूबर 1905 का समय ध्यान रखिएगा। बंगाल का विभाजन दिल्ली में जब भव्य दरबार का आयोजन किया गया था, मैरी और पंचम, मैरी और सॉरी क्या नाम था, जो उस समय जो है ब्रिटेन के जो सम्राट थे जॉर्ज पंचम और मैरी के स्वागत में तब जो है बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था और बंगाल से अलग उड़ीसा और बिहार 2 नए प्रांत भी बनाए गए थे और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित भी होगी। तो लेकिन ऑफिशियली दिल्ली एज ए कैपिटल ऑफ इंडिया जो है वो इनॉग्रेट होती है वर्ष 1971 में और उसका इनॉग्रेशन करता है उस समय का भारतीय वायसराय जिसका नाम क्या था, इरविन उस समय करता है। और स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीके को लेकर ही कांग्रेस का विभाजन होता है। 1907 का अधिवेशन कौन सा था, सूरत का अधिवेशन था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो रास बिहारी घोष जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। क्या नाम है, रास बिहारी घोष जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। अब अंग्रेजों ने क्या कारण दिया था कि भाई हम लोग क्यों कर रहे हैं बंगाल का पार्टीशन, तो आंसर सिंपल सा था कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। क्या आंसर था, प्रशासनिक सुविधा को देखते हुए जो है बंगाल का पार्टीशन किया जा रहा है। बंगाल का पार्टीशन का कारण क्या बताया, प्रशासकीय सुविधा। तो ऑप्शन जो होगा सी सही आंसर हो जाएगा। बंगाल के विभाजन की घोषणा कब होती है, तो 20 जुलाई 1905 को। स्वदेशी आंदोलन को चलाने की घोषणा कब होती है, तो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से। उसके बाद बंगाल का विभाजन प्रभावी कब हुआ, तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन प्रभावी होता है। और बंगाल के विभाजन को रद्द कब कर दिया गया था, तो 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया था। जॉर्ज पंचम और मैरी के लिए जब दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया था और वहीं से दिल्ली दरबार से घोषणा होती है कि भारत की राजधानी जो होगी वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित होगी और बंगाल से बिहार उड़ीसा 2 नए प्रांत भी बनाए गए थे। और स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीके को लेकर ही कांग्रेस का विभाजन भी हो जाता है वर्ष 1907 में, गरम दल और नरम दल में। वापस से कांग्रेस एक कब हो जाती है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इसके बाद नेक्स्ट है सातवाहन का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था, सातवाहन वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था बताइएगा। सातवाहन वंश की जो है स्थापना किसने की थी, पहला सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी। दूसरा बताइएगा सातवाहन वंश की जो है राजकीय भाषा क्या रही थी। और तीसरा पॉइंट यहां से बताइएगा सबसे इंपॉर्टेंट जो शासक रहा इस राजवंश का वो कौन सा था। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है सातवाहन वंश का सबसे इंपॉर्टेंट शासक कौन था, गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है सातवाहन वंश का सबसे इंपॉर्टेंट शासक था। इस वंश का फाउंडर कौन था, इस वंश की स्थापना किसने करी थी, तो सिमुक ने जो है इस वंश की स्थापना करी थी। किसे हराया था, तो आंसर होगा कर्ण वंश का अंतिम शासक जो था, नाम बताइएगा। कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा,
क्या नाम था? सुशर्मा को जो है, सुशर्मा की हत्या करके जो है ये मगध पर एक नए राजवंश की स्थापना, यानी एक नया राजवंश आया था जिसका नाम क्या था? सातवाहन वंश। और ये मात्र सात्मक था। इसकी भाषा अगर आप सबसे पूछेगा तो प्राकृत भाषा थी, और लिपि अगर आप सबसे पूछे तो ब्राह्मी लिपि थी। क्या आंसर कर दीजिएगा, कौन सी लिपि थी? तो ब्राह्मी लिपि थी, प्राकृत भाषा थी। स्थापना कौन करता है? शिमुख। किसकी हत्या करके भाई? तो कर्ण वंश के अंतिम शासक, कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव कर्ण वंश का संस्थापक था। तो अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके। चलो आगे बढ़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट शासक का नाम क्या हुआ? गौतमीपुत्र सातकर्णी। ये वंश कैसा था? मातृत्वात्मक, अपने नाम के आगे माता का नाम लगाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आ जाइएगा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने डैश को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, वर्ष 1929 था, तो दो ऑप्शन तो वैसे गलत हो जाएंगे। और 8 अप्रैल की तारीख थी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो है केंद्रीय सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। विठल स्वामी उस समय अध्यक्षता कर रहे थे विधान परिषद की। तो ऑप्शन जो होगा डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट है, भारत में सन डैश में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। जब भी मैंने आप सबसे कहा सती प्रथा पर जो है 3 तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। फर्स्ट वन पूछा जाता है कि सती प्रथा के सबसे पहले साक्ष्य कब और कहां से मिले। दूसरा, सती प्रथा को कब और किसने बैन करा। तीसरा, महिलाओं के उद्धार के लिए जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विडो रीमैरिज एक्ट, ये कब आया? विडो रीमैरिज एक्ट। चलिए 3 क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखिएगा, तीनों एग्जाम ओरिएंटेड हैं। सती प्रथा के सबसे पहले साक्ष्य 510 के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलते हैं। भानुगुप्त के एरण अभिलेख से सबसे पहले इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। पहला पॉइंट हुआ। दूसरा, इसको बैन जो है 1829 में किसने कर दिया था? विलियम बेंटिक, जो उस समय भारत का वायसराय था, सॉरी गवर्नर जनरल था, उसने इसको बैन कर दिया था। और किसके सहयोग से? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से। राजा राम मोहन राय के सहयोग से। और राजा राम मोहन राय ने ठीक 1 साल पहले 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी राजा राम मोहन राय ने। और विडो रीमैरिज एक्ट कब आता है? तो आंसर होगा 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट आया। उस समय कौन था भारत का गवर्नर जनरल और बाद में वायसराय बनता है? कैनिंग था उस समय भाई। और पहला फर्स्ट रीमैरिज जो है, विडो रीमैरिज किसकी उपस्थिति में होती है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये बहुत बड़ा नाम है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। महिलाओं के उद्धार के लिए जो है सबसे पहले इनका नाम आता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो 1856 में। तीनों पॉइंट यहां से याद रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? बैन करने का पूछा है तो 1829 सही आंसर हो जाएगा। विलियम बेंटिक ने जो इसे बैन कर दिया था 1829 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ फटाफट से। हम लोग अपनी क्लास में कोशिश करते हैं कि बिना टाइम वेस्ट करे सीधा सीधा क्वेश्चन की बात करेंगे, और ताकि टाइम आप सबका जो है बहुत वैल्यूबल है और उसको ध्यान में रखते हुए ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे किए जाए कम समय में। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। सन 1568 में चित्तौड़ पर अकबर का कब्जा होने के बाद डैश ने उदयपुर की स्थापना करी थी। ये मैं पहले ही बता के आ चुका था। 1568 में जब चित्तौड़ पर अकबर का कब्जा हो गया था तो राणा उदय सिंह ने जो है, राणा उदय सिंह ने जो है किसकी? उदयपुर की स्थापना करी थी। और सवाई जयसिंह प्रथम ने जो है ये जयपुर का फाउंडर हुआ। ये जो है जयपुर का फाउंडर हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगलों का पहला नियोजित शहर था? मुगलों का पहला नियोजित शहर था, कौन बनवा सकता है? देखो जरा, सबसे पहले तो मुगलों में बाबर राजा बनता है, जो मुगल वंश का संस्थापक हुआ था। ये 1526 से लेके 1530 तक राजा रहता है। 30 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 26 में, 27 में, 28 में, 29 में 4 साल 4 बड़े युद्ध लड़ता और जीतता है। मतलब युद्ध लड़ने और जीतने में इसने अपना समय जो है वो निकाल दिया था। 26 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ता है। 27 में खानवा का युद्ध होता है, राणा सांगा को हराता है। 28 में चंदेरी का युद्ध होता है, मेदिनी राय को हराता है। 29 में घाघरा का युद्ध होता है, अफगानों या फिर नुसरत शाह को जो है ये हराने का काम करता है। और 30 में इसकी मृत्यु होती है। उसके बाद जो है हुमायूं आता है। हुमायूं 1530 से लेके 1556 तक रहता है। लेकिन आप सबको पता, इस समय के बीच में जो है सूर्यवंश का शासन आता है। सूर्यवंश का शासन आता है। वो कब से कब तक था? तो वो 1540 से लेके 1555 तक रहा। अब देखिएगा ये समय जो था इंपॉर्टेंट वाला,
ये तो इसके हाथ से चला ही गया था। यहां पे आप सबको बताना चाहूंगा, मेरे साथ याद कर लीजिएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। सबसे पहले 1539 में बैटल ऑफ चौसा, यानी चौसा का युद्ध हारता है ये शेरशाह सूरी से हुमायूं, और 1540 में जो है कन्नौज का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हारता है। और पेपर में क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद जो है सत्ता मुगलों के हाथों से निकल गई थी, तो आप सबका आंसर आएगा कि 1540 का कन्नौज का युद्ध। और ये युद्ध कौन जीत लेता है? शेरशाह सूरी जीत लेता है भाई, शेरशाह सूरी इस युद्ध को जीत लेता है। उसके बाद 1555 का समय आता है और हुमायूं जो है बैटल ऑफ सरहिंद, सरहिंद के युद्ध में जो है सिकंदर सूरी को हराता है, सिकंदर शाह सूरी को हराता है भाई, सूरवंश का शासक हुआ, इसे हराता और वापस से सत्ता अपने पा लेता है। शेरशाह सूरी राजा बना था 1540 में और इसकी मृत्यु हो जाती है 1545 में। 1545 में इसकी मृत्यु हो जाती है कलिंजर के किले को जीतने के प्रयास में, कलिंजर के किले को जीतने के प्रयास में 1545 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसका मकबरा जो है सासाराम बिहार में है, सासाराम बिहार में जो है इसका मकबरा है। ये सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं। पहला जो नियोजित शहर बसाएगा, अब हुमायूं के बाद फिर कौन आया? अकबर। अकबर का शासन बहुत लंबा रहा, 1556 से लेके 1605 तक, और इसने सबसे पहले मुगलों के द्वारा जो बसाया गया शहर था वो फतेहपुर सीकरी था। फतेहपुर सीकरी को अकबर राजधानी बनाता है 1571 से लेके 1585 तक जो है यह राजधानी रहती है। 1585 में राजधानी जो है वो कहां बनती है? लाहौर 1585 में राजधानी बनता है। इससे पहले आगरा, आगरा को अकबर राजधानी बनाता है कब? 1558 में, 1558 में अकबर जो आगरा को राजधानी बनाता है। और आगरा शहर की स्थापना तो लोधी वंश ने करी थी, तो आप सब उस पॉइंट को भी ध्यान रखिए। खैर आगरा यहाँ पे ऑप्शन में भी नहीं दिया गया है। तो अकबर जो है फतेहपुर सीकरी की स्थापना करता है और मुगलों के द्वारा सुनियोजित तरीके से बसाया या स्थापित किया गया पहला शहर था फतेहपुर सीकरी। यहां से आप सबका आंसर आना चाहिए। अकबर जो है फतेहपुर सीकरी कैपिटल 1571 में बनाता है, लाहौर 1585 में बनाता है और आगरा को 1558 में राजधानी बनाता है अकबर। ये तीनों आप सब ध्यान रखिएगा। सबसे पहले पढ़ के आएंगे आगरा 1558 में, फतेहपुर सीकरी 1571 में और लाहौर 1585 में कैपिटल बनती है। चलिए, और ये सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट आप सब अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो आगे बढ़ाएंगे अपनी क्लास को, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखिएगा, महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी? महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने कब करी थी भाई स्थापना, बताओ जरा। देखिए, महात्मा गांधी और हरिजन सेवक संघ जो है इसकी स्थापना करते हैं, लेकिन इससे पहले एक समझौता होता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच। उस समझौते का नाम था पूना पैक्ट। पूना पैक्ट, आरक्षण कोई भीख नहीं है, पूना पैक्ट का वादा है। तो ये महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ। समय ध्यान रख सकते हो, 24 सितंबर 1932 का समय रहा। 24 सितंबर 1932 का समय हुआ, दोनों के बीच में समझौता होता है। उस समय महात्मा गांधी जेल में थे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय के साइन होते हैं। किसके साइन हुए थे? मदन मोहन मालवीय के इसके ऊपर साइन होते हैं और मदन मोहन मालवीय इसके ऊपर साइन कर लेते हैं 24 सितंबर 1931 को। और उसके बाद जो है हरिजन सेवक संघ की स्थापना होती है। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है 1932 में ही होती है। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने कब करी थी? 1932 में। उस समय महात्मा गांधी यरवदा जेल में थे। महात्मा गांधी की तरफ से साइन कौन करते हैं? डॉक्टर मदन मोहन मालवीय साइन करते हैं। ठीक है, और जैसे पूना पैक्ट है वैसे ही एक आता है गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, वो 5 मार्च 1931 को होता है, वो भी ध्यान रखिएगा। एक लखनऊ पैक्ट आता है जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच का एक समझौता था, जो वर्ष 1916 में हुआ। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट पे आ जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजा हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखी गई है? लास्ट क्लास को अगर आप सबने देखा तो मैंने आप सबसे बताया था कि हर्षवर्धन जो है वो कहाँ का शासक था? तो हर्षवर्धन थानेसर का शासक था, थानेसर का। हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था? 590 ईस्वी में। हर्षवर्धन राजा कब बनता है? 606 में। हर्षवर्धन ने जो है नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन सेकंड से युद्ध कब लड़ा था? 618 में। हर्षवर्धन की मृत्यु कब होती है? 647 में। ये सभी इंपॉर्टेंट है, 590 में, 606 में,
618 में और 647 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। इसके द्वारा 3 संस्कृत के नाटक लिखे गए थे, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये तीनों किसके द्वारा लिखे गए थे? हर्षवर्धन के द्वारा। यहाँ पे मैंने आप सबसे कहा था हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि है जिसका नाम क्या था? बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने जो है कादम्बरी की रचना करी थी। इसकी कादम्बरी, और क्या लिखा था? हर्ष का जीवन चरित्र लिखा था, यानी हर्ष चरित्र की रचना करी थी। अमुक्तमाल्या जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ये तेलुगु में लिखी गई पुस्तक है। किस भाषा में भैया? तो तेलुगु भाषा में लिखी गई पुस्तक है। और तेलुगु का क्लासिकल युग किसके समय को कहा गया है? तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग जो है वो किसके समय को कहा गया है? तो आप सबका आंसर होगा, इस समय कहा गया है कृष्णदेवराय के टाइम को। कृष्णदेवराय, ये कृष्णदेवराय कहाँ पढ़ते हो? तो कृष्णदेवराय तुलु वंश का शासक था। तुलुव डायनेस्टी, तुलु वंश का शासक हुआ था कृष्णदेवराय। ये कहाँ पे है? ये विजयनगर साम्राज्य में जब आप पढ़ के आते हो तो तीसरा वंश था विजयनगर साम्राज्य में। और तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्यात की रचना करते हैं और संस्कृत में जामवंती कल्याणम भी लिखता है। ये कृष्णदेवराय जो है संस्कृत में जामवंती कल्याणम की रचना भी करता है। कौन सी भाषा बताई है? संस्कृत में। पुस्तक का नाम क्या है? जामवंती कल्याणम। जामवंती कल्याणम भी जो है संस्कृत भाषा में इसके द्वारा लिखी जाती है। जामवंती कल्याणम की भी इसने रचना करती है संस्कृत, ध्यान रखिएगा। चलिए क्लास को आगे बढ़ाएं। फिर इसके बाद यहां से ध्यान रखना है हर्षवर्धन, बाणभट्ट और कृष्णदेवराय तीनों को। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल, नाम है डलहौजी का। भाई डलहौजी ने डैश की रियासत के बारे में कहा था कि ये ग्लास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। एज ए चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। एज ए चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे, एक दिन ये हमारे मुंह में आके गिरने वाला है। किस रियासत के बारे में ऐसा कहा था? डलहौजी को याद करते हो तो आपको समय याद आ सकता है। डलहौजी का 1853 में भारत में पहली रेलगाड़ी चलाता है। रेलवे का भारत में जनक कहा जाता है इसे, 1853 में मुंबई से ठाणे। और इसी के समय का फिर आप सबको याद होगा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। क्या नाम ध्यान रखना है? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत जो है पहली रियासत जो शामिल होती है उसका नाम था सतारा, 1848 में। 1849 में जो है संबलपुर, पीछे की क्लासेस को देखिएगा दोस्तों। संबलपुर 1849 में, 1850 में उदयपुर और 1856 में जो है अवध। अवध 1856 में। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका? डी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी ध्यान रखिएगा, ये हमारा यहाँ पे इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ाएं क्लास को फिर हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ। डलहौजी ने जो है किस रियासत के बारे में ऐसा कहा था? तो अवध रियासत के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को त्याग दिया और लोकप्रिय रूप से निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के उद्गम में सहायता की? निर्वाचन में सहायता करी थी, ये क्वेश्चन पूछा है। 1793 का चार्टर अधिनियम, पिट्स इंडिया तो जो पढ़ के आते हैं 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसी में कुछ संशोधन था। पिट्स इंडिया ये भी नहीं है। भारत सरकार अधिनियम 1935, बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है द्वैध शासन प्रणाली का त्याग किया गया और निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के जो है उद्गमन में सहायता मिलती है। प्रांतीय, इससे एक पॉइंट आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान इसी पर आधारित है लगभग। भारत का संविधान, एक खास बात मैंने आप सबसे कहा था, फेडरल कोर्ट की स्थापना भी होती है। किसकी स्थापना हुई थी? फेडरल कोर्ट की स्थापना कब होती है? अक्टूबर 1937 में फेडरल कोर्ट की स्थापना भी इसी अधिनियम के तहत जो है फेडरल कोर्ट की स्थापना भी की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से किसने जहांगीर की जीवनी लिखी जो इकबालनामा जहांगीरी के नाम से जानी जाती है? जहांगीर की जीवनी लिखने की शुरुआत जो है जहांगीरनामा, मान लीजिएगा जहांगीरनामा, इसकी शुरुआत तो खुद जहांगीर ने ही करी थी। स्टार्टिंग तो किसने करी थी? जहांगीर ने। लेकिन इसको कंप्लीट करने का श्रेय जो है वो कैसे जाता है? कई बार पेपर में आप सबको दिखेगा नाम मोतबिंद खान। मोतबिंद खान ने इसे कंप्लीट करा था। यहाँ पे थोड़ा सेंस बदली है। इकबालनामा जहांगीरी, इकबालनामा जहांगीरी जो है, जो जहांगीर की जीवनी थी, इसको पूरा करने का श्रेय किसे जाता है? तो मुतामिद खान को जाता है। क्या आंसर करेंगे? ऑप्शन ए,
अब्दुल रहीम खान खाना और अबुल फजल तो अकबर के नवरत्न थे, ये तो अकबर के नवरत्न थे। अकबर के नवरत्न थे ये तो, ठीक है भैया। तो मुतामिद खान जो है इकबाल नामा है जहांगीरी तो पूरा करता है, नाम ध्यान रख लीजिएगा। जहांगीर जिसका शासनकाल जो है कब से कब तक रहा था, ये अकबर के बाद राजा बनता है, 1605 से लेके 1627 तक इसका शासन रहता है, 1605 से लेके 1627 तक। और सोने की जंजीर के लिए इसको याद किया जाता है, सोने की जंजीर के लिए किसे याद किया जाता है, जहांगीर को जो है सोने की जंजीर के लिए याद किया जाता है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ फटाफट से। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आगरा में शीश महल का निर्माण करा था? आगरा में शीश महल का निर्माण जो है वो किसने करा था? अकबर ने, हुमायूं ने, बाबर ने और शाहजहां ने। अकबर ने तो नहीं करा था, हुमायूं बाबर बहुत पहले हैं, शाहजहां ने करा था। शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक रहता है, तो 1627 से लेके जो है 1657 तक शाहजहां का शासनकाल रहता है। शाहजहां ने जो है ताजमहल की स्थापना भी करी थी, ताजमहल मुमताज बेगम की याद में। ताजमहल को किसका पूर्ववर्ती माना जाता है? ताजमहल को किसका पूर्ववर्ती माना जाता है? तो आंसर होगा हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। और एक पूछेगा ताजमहल की हूबहू नकल है, ताजमहल की हूबहू नकल है तो वो कौन सा भैया? वो है बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा। ये कहाँ पे है? तो बीबी का मकबरा जो है औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। बीबी का मकबरा कहाँ पे है दोस्तों? बीबी का मकबरा जो है ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में जो है बीबी का मकबरा है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, मतलब हुमायूं का मकबरा उसके बाद बना था ताजमहल, तो ताजमहल का पूर्ववर्ती हो गया हुमायूं का मकबरा। ताजमहल के बाद बना था बीबी का मकबरा जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। तो हूबहू नकल से तीनों पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक तो कि ताजमहल का पूर्ववर्ती हुमायूं का मकबरा, और ताजमहल की हूबहू नकल करके बनाया गया है, ये नकल जैसा है तो कौन सा हो गया है? बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद फिर हम लोग। नेक्स्ट है संगम राज्य में पांडे की राजधानी जो है वो क्या थी? संगम में हम लोग पढ़ के आते हैं चोल, चेर और पांडे, चोल, चेर और पांडे। पांडे की राजधानी जो है वो क्या थी? कावेरीपट्टनम, नागपट्टिनम, तिरुवुरु और मदुरई। तो मदुरई जो है पांडे की राजधानी थी, इन्हीं के द्वारा स्थापित शहर था, ये तमिलनाडु में है और इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, मंदिरों का शहर या त्योहारों का शहर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद फिर हम लोग। नेक्स्ट देखिएगा, इस ब्रिटिश अधिकारी के गोली चलाने के आदेश पर परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड होता था, हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है मतलब इसका मास्टरमाइंड कौन था या किस अधिकारी के कहने पर जो ऐसा हुआ था? देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है, तो समय रहा था 13 अप्रैल 1919 का। जनरल डायर, रेजिनॉल्ड डायर हो गया है, तो रेजिनॉल्ड डायर, ऑप्शन डी, रेजिनॉल्ड डायर के कहने पर जो है गोलियां चलाई गई थी जलियांवाला बाग में, और एक जो है बड़ा मैसाकरे हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को। इसी का बदला लेता है 13 मार्च 1940 को सरदार उधम सिंह, उधम सिंह, और लंदन में डायर की हत्या करता है, लंदन में जो है डायर की हत्या करता है। और उधम सिंह को जो है फिर जुलाई 1940 में फांसी दी जाती है उधम सिंह को। और पेपर में क्वेश्चन आएगा किस जेल में, तो पेंटन विले जेल में, पेंटन विले जेल में जो है उधम सिंह को फांसी दी गई थी जुलाई 1940 में। तो तीनों पॉइंट आप सब यहां से ध्यान रख सकते हैं, 13 अप्रैल 1919 को। फिर 1919 के समय से जो है 1919 का तो वैसे भारतीय इतिहास में और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंस रखता है। एक तो पूरा का पूरा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसी को लेके हंटर कमीशन का गठन किया गया था, हंटर कमीशन। दूसरा 1919 में रोलेट एक्ट आता है, रोलेट एक्ट। और महात्मा गांधी का ये पहला नेशन वाइड मूवमेंट था, राष्ट्रीय आंदोलन,
नेशन वाइड मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन था महात्मा गांधी का, ये महात्मा गांधी का ध्यान रखिएगा, फर्स्ट बाय महात्मा गांधी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोग कर देंगे असहयोग आंदोलन। और 1919 में ही जो है मुंबई में खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत होती है, 1919 में खिलाफत आंदोलन महाराष्ट्र में, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 1919 के साल से तो कई पेपर में क्वेश्चन हम सबसे पूछे जाते हैं, तो ये चारों ही पॉइंट आप सब यहाँ से ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1929 में डैश की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास करा था। कांग्रेस से पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, लगातार पेपर में क्वेश्चन आ रहा है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है 1929 का अधिवेशन था, कहां पे हुआ था? लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता करी थी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। लाहौर में कुल मिला के 4 अधिवेशन होते हैं, एक 1893 में हुआ था, एक 1900 में हुआ था और एक 1909 में होता है, और एक 1929। ये 4 ही अधिवेशन है जो लाहौर में हुए थे। इकलौता अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने करी थी, 1924 का बेलगांव का अधिवेशन, 1924 का बेलगाम का अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी करते हैं। बेलगाम अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? महात्मा गांधी। सरदार पटेल 1931 के अधिवेशन की, 1931 का अधिवेशन कराची में हुआ था, मौलिक अधिकारों से, मौलिक अधिकारों की मांग की। कराची में 2 ही अधिवेशन होते हैं, एक 1931 में हुआ था और एक 1913 में होता है। 2 ही अधिवेशन कराची में हुए थे, 4 अधिवेशन लाहौर में होते हैं। 1929 वाला इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता करते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और दूसरा 1931 का है, तो सरदार पटेल के द्वारा जो है मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव रखा गया था। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट पे आते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट और पाल, इन तीनों में जो है त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। तो किसको लेकर ये सदियों तक आपस में लड़ते रहे थे? गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग। और पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। और पाल वंश का शासन जो है वो कहां पे था भैया? तो वेस्ट बंगाल यानी बंगाल के क्षेत्र में जो है इनका शासन रहा था, पाल वंश का। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला धर्मपाल पाल वंश का ही शासक था। इन तीनों में संघर्ष हुआ था कन्नौज को लेके। कन्नौज एक समृद्ध राजनीतिक और व्यापारिक प्रमुख केंद्र रहता है उस समय का। कन्नौज को एक समय आता है जब हर्षवर्धन अपनी राजधानी पे बनाता है, तो थानेसर का शासक था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन कन्नौज को अपनी राजधानी भी बनाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। हर्षवर्धन जो है कन्नौज को अपनी राजधानी भी बनाता है। तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासकों में जो है कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट है हमारा वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने डैश हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। तो मैंने आप सबसे कहा था महात्मा गांधी का जन्म कब होता है? 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका कब जाते हैं? तो 1893 में। साउथ अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना कब करते हैं? 1895 में। कांग्रेस में पहली बार भाग कब लेते हैं? 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में। महात्मा गांधी भारत कब आते हैं? तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आते हैं। कोचरब आश्रम या साबरमती आश्रम की स्थापना कब करते हैं? 1916 में। केसरी हिंद महात्मा गांधी को कब मिला? 1915 में। भारत में पहली बार सत्याग्रह महात्मा गांधी ने कब करा था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में। पहली बार अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में भूख हड़ताल कब करी थी? 1918 में। महात्मा गांधी का पहला भारत में राष्ट्रव्यापी आंदोलन कब हुआ था? तो 1919 का था, 1919 का। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब करी थी? 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी थी। महात्मा गांधी जो है कांग्रेस की पहली बार अध्यक्षता कब करते हैं? 1924 में। महात्मा गांधी ने कांग्रेस से त्याग पत्र कब दिया था? तो 1925 और 1930 2 बार कांग्रेस से त्याग पत्र देते हैं महात्मा गांधी। उसके बाद महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत करी थी 12 मार्च 1930 को। दांडी यात्रा की शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी। उसके बाद गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को, गांधी इरविन समझौता होता है। उसके बाद जो है पूना पैक्ट साइन होता है और 1932 में हरिजन सेवक संघ की भी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की जाती है। और उसके बाद महात्मा गांधी जो है नेतृत्व करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का 1942 में।
8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के द्वारा इसे पारित किया जाता है। वर्धा में कांग्रेस से जो है भारत छोड़ो आंदोलन पारित करते हैं। और 30 जनवरी 1948 को जो है महात्मा गांधी की हत्या कर दी जाती है नथुराम गोडसे के द्वारा। और नथुराम गोडसे को जो है फिर नवंबर 1948 में जो है अंबाड़ा की सेंट्रल जेल में फांसी दी जाती है। ये सब पॉइंट जो मैंने बोले हैं बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल है, टाइम के हिसाब से है। अब जितना जितना मैंने बोला है एक बार फटाफट से आप सब लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा, इस सारे पॉइंट एग्जाम में पूछे गए हैं। कुछ कुछ मैं आप सबको यहां से बता देता हूं। नटाल कांग्रेस की स्थापना साउथ अफ्रीका में। 1901 कलकत्ता के अधिवेशन में भाग, कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस का तो पहली बार भाग लेते हैं। भारत आते हैं और केसरे हिंद की उपाधि जो इनको दी जाती है, केसरे हिंद की उपाधि इनको दी जाती है। 1916 में साबरमती आश्रम। 1917 में पहला सत्याग्रह भारत में, चंपारण। 1918 में भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में, भूख हड़ताल अहमदाबाद। 1919 में रोलेट एक्ट के लिए पहला महात्मा गांधी का राष्ट्रव्यापी आंदोलन। और हरियाणा आते हैं, पलवल रेलवे स्टेशन से 8 अप्रैल 1919 को जो है महात्मा गांधी की पहली गिरफ्तारी होती है। चलिए बाकी सब डिटेल में आगे पढ़ते रहेंगे। यहाँ पे किसके लिए था भैया भूख हड़ताल? तो मिल मजदूरों के समर्थन में महात्मा गांधी ने जो है भूख हड़ताल की थी, मिल मजदूरों के समर्थन में। तो ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पे? डी सही आंसर हो जाए। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है कब फांसी दी गई थी? तो ये आप सब मुझे बताएंगे, कमेंट करना भाई। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च है, इसलिए 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं यहां से, सारे ही हो गए हैं। तारीख भी याद थी तो आप सब इस क्वेश्चन का आंसर यहां से कर सकते थे। कमेंट करिएगा, थोड़ा सा बताइएगा, लिखिएगा। तराइन का पहला युद्ध जो है, पहला और दूसरा, तराइन के दोनों युद्ध कब होते हैं? 1191 में और 1192 में होता है। तराइन के पहले युद्ध में कौन जीता है भाई? तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज थर्ड के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरे युद्ध में किसकी जीत होती है? दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत होती है। और दोनों युद्ध लड़े गए थे पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद बिन कासिम, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी। तो ऑप्शन क्या मार्क करेंगे भाई आप लोग? यहां से ऑप्शन जो होगा हमारा डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाए। ऑप्शन डी को आप सबको यहां सही कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन भैया हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। आज के 25 क्वेश्चन हमारे यहाँ से हुए, ठीक है। तो एक बार फटाफट से सभी लोग जो है पीडीएफ से रिवीजन लगाएंगे और अपनी पूरी तैयारी को बेहतर बनाइएगा। एसएससी लॉयल क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ वहां पे मिलेगी। वीडियो के बाद बस एक ही काम करना है, एक बार पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। एक बार बस वीडियो देखा, आप सबको समझ में आया, रिवाइज हुई चीजें, और पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। 2023 के लगभग 5000 क्वेश्चन जो आप सबको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो बस फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सबको आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।